एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिव्यू करके बताते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज करना है, नहीं करना है, क्या करना है। वैसे शेयर बाजार में हम लगातार देख रहे हैं बहुत ही वॉलिटिलिटी है, 2 दिन बाजार गिरते हैं, 1 दिन चढ़ते हैं, और इस सब के बीच में आपके लिए निवेश का एक और मौका आ गया है और वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का 250 रुपए की जन निवेश सिप। शेयर बाजार की गिरावट में इन्वेस्टर्स का मूड क्या ये बदल सकता है, ये हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं इस सिप में क्या खासियत है। इस स्कीम को सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की मौजूदगी में लॉन्च किया गया था और आप याद करेंगे कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी ने ही ये आइडिया दिया था 250 रुपए की सिप का। और एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो सबसे पहले लेकर आई है 250 रुपए की सिप, जिसमें आप डेली, वीकली और मंथली ऑप्शन के साथ सिप कर पाएंगे। और निवेश की लागत जो है इसमें कम रखने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह से अभी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है एसबीआई के योनो ऐप, पेटीएम, ज़ीरोधा और ग्रो में आप इसमें निवेश करना जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो आज हम समझते हैं कि ये 250 रुपए की सिप जो है वो आपको सिप करने में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। अमाउंट कम हो जाने से क्या लगता है कि ज्यादा निवेशक अब इस तरफ आएंगे, तो आज हम यही समझने वाले हैं। और एसबीआई ने खेला है बड़ा दांव, देश की सबसे बड़ी जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनी, इसका AUM करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है और अब लेकर आई है सबसे छोटू सिप 250 रुपए की। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल, जो CFP भी हैं। थैंक यू सो मच मुकेश, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका, बुलाने के लिए धन्यवाद। ओके, सो मुकेश जी से अगर आप भी अपने क्वेश्चंस, अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो क्विकली आपको बता देते हैं आप मनी 9 तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर आप लाइव भी कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मुकेश, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी, ये 250 रुपए की सिप फाइनली हम इसे देख रहे हैं कि ये आते हुए मार्केट में एंट्री मार चुका है। और ऐसे इसकी टाइमिंग, जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, जो लोग सिप कर रहे हैं वो थोड़े परेशान हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में अभी नेगेटिव रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, और ऐसे में 250 रुपीस की सिप की एंट्री होती है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा और फैंटास्टिक इनिशिएटिव है। देखिए, इन्वेस्टर्स इंडिया में एसआईपी काफी टाइम से कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया है कि एसआईपी बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है मार्केट्स में पैसा बनाने का, क्योंकि इसमें मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती, आप कम पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही कारण है कि हमारे पास लगभग 26,000 करोड़ महीने के एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। बट अगर हम अभी तक पार्टिसिपेशन देखें, लगभग अभी तक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इंडिया में है, यूनिक इन्वेस्टर्स, वो अभी भी सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा मान के चलें कि जो पार्टिसिपेशन है बहुत छोटा इन द सेंस है कि आबादी हमारी 130 करोड़ की है, उसमें से अगर सिर्फ 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। पार्टिसिपेशन बड़ा लो है। अगर हम देखें, रूरल में पार्टिसिपेशन नहीं है, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है जो वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स वो लोग नहीं कर रहे हैं। आज इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है, बट इसका फायदा बहुत ही छोटे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। कई बार इसका रीजन ये होता है, अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मल जो एसआईपी चल रही होती है 500 रुपए, 1000 रुपए चाहिए होती है, इसमें अमाउंट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, कई बार स्कीम्स इतनी ज्यादा होती है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी स्कीम में करें। तो अब हमारे पास ये जो नया आया है एसबीआई का, मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल है। ये छोटू एसआईपी है, इन्वेस्टर 250 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। और इन्होंने जो इसके अंदर स्कीम्स रखी हैं काफी सिंपल रखी है, अच्छी रखी है। जैसे अभी एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड रखा है, जो कि एक हाइब्रिड फंड है, लेस रिस्की फंड है। तो मेरे को लगता है इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सबके लिए अच्छा है, मार्केट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में और पैसा आएगा। और जो इन्वेस्टर्स अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें एक सिंपल प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो इसके थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ओके, सो आपने कहा कि एसबीआई के अपने बैलेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बैलेंस एडवांटेज फंड में ही ऑफर दिया, तो कि ये अक्रॉस द बोर्ड सारी स्कीम्स में नहीं कर पाएंगे क्या? कुछ शुरुआत में सिलेक्टिव स्कीम्स में है, आप क्या पिक कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी बहुत सेलेक्टिव स्कीम्स निकाली है। वैसे तो एसबीआई के पास मोर देन 150 स्कीम्स हैं, बट अभी इन्होंने एसबीआई बैलेंस एडवांटेज किया है। बट उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें ये और स्कीम्स ऐड करेंगे, जैसे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता और जिसे समझने के लिए काफी इजी है। कई बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कौन सी स्कीम सेलेक्ट करूं। और मैं आपको बताता हूं प्रियंका जी, स्कीम सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेकेंडरी बात है। इंपॉर्टेंट ये कि इन्वेस्टर एसआईपी करे, किसी भी स्कीम में करे, बट करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसमें कम स्कीम्स लाएंगे जो कि अच्छा भी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, सो और आपको क्या लगता है कि बैफ चुनने के पीछे क्या रैशनल रहा, एक बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि ये एक हाइब्रिड फंड है, इसके पीछे भी आप कोई रैशनल देख रहे होंगे। आई एम श्योर बैफ को ही क्यों चुना? इतने सारे फंड्स हैं एसबीआई के, आपने खुद कहा 100+ फंड्स हैं, तो आपको क्यों लगता है कि बैफ कैटेगरी को ही क्यों चुना एसबीआई ने 250 रुपीज के सिप के लिए? देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड का अगर हम डेफिनेशन देखें तो लगभग वो 50% पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहा होता है, इक्विटी, और 50% फिक्स्ड इनकम या सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल रहा होता है, जहां से लगभग 7% का रिटर्न आ रहा होता है। और इसमें फंड मैनेजर क्या करता रहता है, वो एलोकेशन भी चेंज करता रहता है। जब मार्केट गिरी हुई है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देता है, और जब मार्केट बबल जोन में जाने लगती है तो इक्विटी गिरा देता है। तो बहुत इसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। और इसमें फायदा क्या है, ये एक बैलेंस इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, अगर आप मेरे से एक फंड पूछेंगे जहां उन्हें इन्वेस्ट करना है, या पहला फंड जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फंड होता है। देखिए प्रियंका जी, हमें ये भी समझना जरूरी है, जो रूरल इन्वेस्टर है या अनऑर्गेनाइज इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा ज्यादा कहाँ डाल रहा होता है। वो अपना पैसा बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा होता है, या पोस्ट ऑफिस के एमआईएस में डाल रहा होता है। उसे एक आदत होती है कि वो उसे स्टेबल रिटर्न चाहिए, वो 7-8% कमा रहा होता है। तो यहाँ बैफ में अगर 10-11-12% का रिटर्न आ जाता है, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए पहला स्टेप है, जिसमें कम रिस्क है और रिटर्न भी अच्छे आ जाते हैं। ओके, सो आपको लगता है 250 रुपीज के सिप से मुकेश, ज्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे? एसबीआई ऐसे ही देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन गई है, और उन पर भरोसा, एक ब्रांड का भरोसा रहता है, सो ये उनके लिए और इन्वेस्टर्स ऐड करेंगी अब 250 रुपीज की सिप जब वो लेकर आते हैं तो? देखिए प्रियंका, पहले भी ऐसे आए थे, ऐसा नहीं है कि ये 250 पहली बार हुआ है। काफी पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए 100 रुपए के, 250 रुपए के एसआईपी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट वो बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हुए थे, क्योंकि जो खर्चा आता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है, बैंकिंग चार्जेस आते थे, वो इतने ज्यादा होते थे कि एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती थी। इस वाले में एक यूनिक बात क्या है कि एसबीआई ने इसमें बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, जो मंथली ईएमआई जाती है, वो वेव ऑफ कर दिया है। जीरो खर्चे का इन्होंने दिया है, तो ये काफी वायबल है। और मेरे को लगता है कि इसे काफी ज्यादा प्रमोट करेंगे। देखिए, हम ये भी चाहते हैं, आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि पार्टिसिपेशन बढ़े। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे इतनी ज्यादा आबादी है, यहाँ वेल बींग बढ़े। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि एचएनआई इन्वेस्टर्स या जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे सैलरीड वाले, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कॉन्शियस एफर्ट है कि छोटा इन्वेस्टर या रूरल वाला भी करे। तो मेरे को लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा प्रमोशन है। जैसे आपने भी शुरू में कहा कि सेबी की जो चीफ है, उनका ये पेट प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने लॉन्च कराया। तो मेरे को लगता है ये नॉर्मल से डिफरेंट है, काफी इसमें गवर्नमेंट का फोकस है, पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का फोकस है, तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए। ओके, सो छोटी शुरुआत जो पूरे करेगा बड़े सपने, इस आइडिया के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड लेकर आया है 250 रुपए की सिप। लेकिन जैसा कि मुकेश ने हाईलाइट किया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि एक हम माइक्रो सिप भी इसे कहते हैं आई है मार्केट में। 100 रुपए की माइक्रो सिप ऑलरेडी बाजार में थी, पर उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो सब इतना ज्यादा होता था कि म्यूचुअल फंड कंपनियां भी उसे प्रमोट नहीं करती थी और लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब
इस 250 रुपए की खास बात ये रहेगी कि जो बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको वेव ऑफ किया जा रहा है, ताकि लोग आए, कंपनी भी फायदे में रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करें। सो आई थिंक जब से ये लॉन्च हुई है ना मुकेश, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में हमें नहीं पता था। सिर्फ हमें पता था 250 की सिप आई है, लेकिन अब हम ये जान गए 250 की सिप को आप कर सकते हैं एक बैफ में। बैफ यानी बैलेंस एडवांटेज फंड। रीजन इसलिए कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, आप फर्स्ट टाइम अगर निवेश करने वाले हैं तो ये आपके लिए रिस्क कम करेगा, इसमें बैंकिंग कॉस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच मुकेश, आई थिंक बहुत सारी जानकारी आपने हमें आज शेयर की है। अब बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियोज की तरफ और मैं कुछ लाइव पोर्टफोलियोज पिक करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों के लाइव क्वेश्चन जो हमें आ रहे हैं, जैसे कि साक्षी जी का, उनके ब्रदर महेश ने ये क्वेश्चन पोस्ट किया है और हम इसे पिक करते हैं क्योंकि साक्षी हैं यंग इन्वेस्टर, 25 साल की हैं साक्षी और कोटक के लार्ज एंड मिड कैप में 2000 की सिप कर रही हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 की सिप कर रही हैं, टाटा के स्मॉल कैप फंड में 1000 की सिप कर रही हैं, यानी 5000 रुपए की सिप हर महीने कर रही हैं। 10% से इसे स्टेप अप करेंगी। टारगेट है 2 करोड़ 22 साल में, तो 5000 की सिप प्लस 10% का स्टेप अप 22 साल में 2 करोड़। आपको कैसा लग रहा है साक्षी जी का ये पोर्टफोलियो मुकेश? देखिए प्रियंका, अगर साक्षी जी का पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि इन्होंने काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया है। एक अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं है, बहुत सिंपल पोर्टफोलियो बनाया है। एक लार्ज एंड मिड कैप है जिसमें लार्ज का भी एक पार्ट होता है, मिड का भी अच्छा खासा पार्ट होता है, एंड फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। और टाटा स्मॉल कैप सिर्फ टाटा जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो एलोकेशन बहुत बढ़िया है, लार्ज मिड स्मॉल में काफी बैलेंस पोर्टफोलियो है। तीनों फंड की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि कोटक के इस समय सारे फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, HDFC भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, टाटा पहले बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था बट अभी उनकी फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये इसमें करते रहें तो बहुत बढ़िया है, इसमें इनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां तक इनके गोल की बात है तो इन्होंने बहुत अच्छी बात ये करी है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्हें क्लियर है कि अगर ये इक्विटी फंड में SIP कर रहे हैं, 22 साल बहुत अच्छा टेन्योर है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि इनको रिटर्न यहां से इस पोर्टफोलियो में अगर ये चलते हैं तो लगभग 14% का रिटर्न कंपाउंडेड निकलना चाहिए। इतने लॉन्ग टर्म में अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो रिटर्न बढ़िया निकल जाता है। और अगर ये स्टेप अप SIP करते रहते हैं, जैसे कि स्टेप अप में क्या होता है, जो आप SIP का अमाउंट है वो आप हर साल बढ़ा देते हो। जैसे अगर ये 5000 की इस साल कर रहे हैं तो अगले साल अगर ये 10% बढ़ाते हैं तो 5500 कर देंगे, फिर 6000 कर देंगे, तो इससे पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है। तो जो इन्होंने 2 करोड़ का गोल सेट किया और मेरे ख्याल से अगर ये 22 साल करेंगी, स्टेप अप करेंगी, तो ये गोल बड़े आसानी से पूरा हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि इन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत है। बस इनको करना क्या है कि इसमें स्टिक करें। जो डिसिप्लिन है वो जरूरी हो जाता है। कई बार नॉलेज हमें पता होती है बट डिसिप्लिन मिस हो जाता है। तो साक्षी जी के पास सारा नॉलेज है, सारा स्टार्टिंग पॉइंट उनका ठीक है, बस ट्रैक में रहिए और आपके गोल पूरे हो जाएंगे। और साक्षी जी, बहुत अच्छा आपका निवेश है, बस करते रहिए, आप गोल तक जरूर पहुंचेंगी। और अब हम लेते हैं नयाबी नयाम जी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नयाबी नायम, आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। नायम जी, स्वागत है आपका। मैं नाम आपका मैंने गलत तो नहीं पढ़ा, माफी चाहूंगी। नहीं ठीक है। नयाबी नायम आपका नाम है, राइट? कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, दापोरिजो से बोल रहे। कहाँ से? दापोरिजो, अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से, इसलिए आपका नाम शायद मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। वेलकम टू मनी 9। आप हिंदी समझ लेंगी, राइट? हाँ मैम, हिंदी समझ लेते हैं। बोलने में थोड़ा उल्टा पुल्टा। आप जैसे बोलना चाहें, बस इंग्लिश मिलाकर आप बोलिएगा, मैं आपकी बात समझ लूंगी। क्या करती हैं आप नयाबी? और बहुत अच्छा लगा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। आपका एक अच्छा सा छोटा सा पोर्टफोलियो है। UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में आप डाल रही हैं 5000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में आप डाल रही हैं 3000, क्वांट के स्मॉल कैप में 3000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 3000, 14000 रुपए की आप जो है सिप कर रही हैं नयाबी। क्या करती हैं आप नयाबी? थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या गोल है? मैम हम वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है और हमको वही 15 साल में 1 CR जैसे बनाना है, घर बनाने के लिए। ओके, बहुत अच्छा।
15 साल में आप 1 करोड़ तक पहुंचना चाहती हैं। अभी 14,000 की आप सिप कर रही हैं। आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, तो काफी व्यस्त रहती होंगी आप। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात हाँ, है। हाँ, मैम, जी मेरा एक डाउट है, ये जो यूटीआई का ये जो फंड है, ये जो कुछ अच्छा नहीं कर रहे लग रहा है, ठीक तो है, ठीक। हम कुछ चेंज कर सकते तो करना चाहिए। नयाबी, कब से आप निवेश कर रही हैं? कितना समय हो गया इस स्कीम में? मैम, ये 24 अगस्त 24 से ही कर रहे हैं। अच्छा, और 2024 में ही शुरू किया है? हाँ मैम, और हम वो जो एनुअली वो क्या 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 बोलते हैं, स्टेप अप बढ़ाते हैं जो 10% हार्ट चेकअप भी करना चाहते हैं। ओके और नयाबी, आई मैम, हमको थिंक ये इसका इतना आइडिया नहीं है। हम आपका वीडियो देख देख के, यूट्यूब से देख देख के पोर्टफोलियो भी बनाए हैं। ओह, थैंक यू सो मच नयाबी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये भी बता दीजिए, आप एक तो बहुत बड़ी दूर से जुड़ी हैं, मुझे लगता है अरुणाचल प्रदेश से पहले कॉलर होंगे। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि आप लोग वहाँ हमारा शो देखते हैं। आप इस म्यूचुअल हाँ फंड के मैम, हम अलावा कुछ और इन्वेस्टमेंट करती हाँ। हैं या यही पोर्टफोलियो है सिर्फ? हम वो फिक्स डिपॉजिट ये सब करते हैं, आरडी वगैरह खोल के रखते ठीक है, हैं ठीक एसबीआई है। में, वही है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन मुकेश जी के सामने रख रही हूँ। कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? नयाबी के फोन को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। नयाबी अभी मुकेश जी को सुन पाएंगे। मुकेश, आप कुछ पूछना चाहें नयाबी से तो पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक भारत के वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन में मैं जहाँ जाना चाहती हूँ कभी पर नयाबी हम तक पहुँच गई हैं। मुकेश, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनके पोर्टफोलियो को लेकर? थोड़ा सा वो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड को लेकर के जो है कह रही हैं कि क्या करूं, इसमें रिटर्न जो है इनके मन मुताबिक नहीं आ रहा है। पहली बात तो मैं नयाबी जी को बधाई देना चाहूंगा कि वो अरुणाचल में हैं, कम्युनिटी वर्कर हैं, उसके बावजूद इन्होंने एसआईपी किया है एंड स्टेप अप एसआईपी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी ज्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस इस समय बढ़ गई है। तो प्रियंका, इनफैक्ट आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से देखिए कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे नयाबी ने बताया कि आपके यूट्यूब चैनल से काफी अवेयरनेस है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे आए, देखिए मेरे को लगता है नयाबी जी ने थोड़ा सा ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना लिया है। एग्रेसिव इसलिए बना लिया क्योंकि अब जैसे इन्होंने बताया अगस्त से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जनरली होता क्या है, इन्वेस्टर जब स्कीम सिलेक्शन कर रहा होता है वो उन सारी स्कीम्स को सेलेक्ट कर लेता है जो पास्ट में जिन्होंने काफी अच्छी रिटर्न दी। तो अगस्त में अगर आपने परफॉर्मेंस देखी होगी तो जो यूटीआई का मोमेंटम फंड है वो उस समय टॉप परफॉर्मिंग फंड था। उस समय मिड एंड स्मॉल भी काफी ज्यादा चल रहे थे। तो मेरे ख्याल से उस समय होता क्या है कि जब हम एग्रेसिव होते हैं, बुल रन में होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम टॉप परफॉर्मिंग ले तो वो एक एग्रेसिव फंड हो जाता है। अब जैसे अगर इस पोर्टफोलियो में मैं बात करूं तो इसमें से 4 फंड में से 3 ऐसे फंड है जो बहुत एग्रेसिव है। मोमेंटम एक जो स्ट्रैटेजी है वो क्या करता है, उन स्टॉक्स में डालता है जो इस समय तेजी में है और अनुमान होता है कि आगे भी तेजी में रहेंगे, और 6 महीने में पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर देता है। तो इसने जनवरी 1 को भी अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है और इस करंट करेक्शन में ऑफकोर्स बहुत ज्यादा गिरा भी है, बट ये उसका नेचर भी है। वो गिरता भी ज्यादा है, बट जब रिकवरी होती है तो चढ़ता भी ज्यादा है। तो हाँ, एग्रेसिव है, बट क्योंकि 15 साल का आपका टाइम होराइजन है नयाबी जी, तो मेरा आपको सजेशन होगा आप इसे होल्ड करें। ये बेहतरीन फंड है, एक एग्रेसिव इंडेक्स फंड है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देना चाहिए। अब आपके पास जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोतीलाल मिड कैप फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। क्वांट स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। उनके जो फंड मैनेजर हैं संदीप टंडन, वो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, थोड़े आउटफ्लोज भी हो रहे हैं। तो मेरा सजेशन होगा क्वांट स्मॉल कैप को छोड़ के आप इसमें चेंज करें और बंधन का स्मॉल कैप डाल लें, जहां पे अच्छे फंड मैनेजर हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, और मेरे को लगता है वहां से बेटर रिटर्न आना चाहिए। एक आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया हुआ जो कि बहुत अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। इस अभी जो मार्केट गिरी है इसमें काफी कम गिरा है ये, और आने वाले टाइम में ये अच्छा करेगा। लगभग इसमें 90% लार्ज कैप है, तो काफी स्टेबल है। तो नयाबी जी देखिए, अगर आप काफी हाई एग्रेसिव हैं, काफी कंफर्टेबल हैं वोलेटिलिटी से, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकती हैं। बट अगर इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आप ऐड करना चाहें तो मैं आपको 2 फंड बताऊंगा जो आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें ऐड करने के लिए।
एक देखिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरे को यूएस मार्केट बहुत अच्छा लगता है। यूएस मार्केट में इसलिए करना भी इन्वेस्ट अच्छा है इस समय, क्योंकि देखिए सारी जो टेक की कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, टेस्ला, अमेजॉन, वो सारा यूएस में है और वहां पे इनोवेशन हो रहा है। दूसरा, जब आप यूएस में करते हैं तो डॉलर आपको एक्सपोजर मिलता है। डॉलर जनरली क्या होता है, अगेंस्ट रुपी वो 4-5% बढ़ता है, तो वो आपको लगभग फ्री का रिटर्न मिल जाता है। तो एक आप यूएस फंड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस समय जो फंड खुला है वो फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है। यूएस के लिए मैं इंडेक्स फंड प्रेफर करता, बट इस समय है नहीं, तो आप फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा फंड आप जो इसमें ऐड कर सकते हैं, एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड है, जो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। और इसमें 70% लार्ज कैप है, 20% मिड कैप है और 10% स्मॉल कैप है। तो आने वाले टाइम में जब आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेंगी तो ये दो पोर्टफोलियो कर लेंगी, तो इससे पोर्टफोलियो स्टेबल हो जाएगा। आपका जो गोल है कि आपका 1 करोड़ हो जाए 15 साल में, वो हो जाएगा अगर आप स्टेप अप करती रहेंगी, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ओके, सो नयाबी, आई होप हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए। नयाबी बनी हुई है? जी मैम। कुछ और पूछना है आपको एडिशनल? मैम अभी तो उतना ही। ठीक है, तो देखते रहिएगा मनी 9 नयाबी, और अपने आसपास भी लोगों को जरूर इंस्पायर कीजिएगा कि वो निवेश करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। चलिए, अब मैं लेकर आती हूँ काजल जी का क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी तक हमने सबसे पहले साक्षी का क्वेश्चन लिया, फिर नयाबी आई और अब काजल आई हैं। तो विमेंस डे का बिल्डअप बिल्कुल तैयार हो रहा है हमारे मनी 9 में। थैंक यू लेडीज, थैंक यू। और इन्वेस्ट कीजिए। काजल का है पोर्टफोलियो, और काजल के पोर्टफोलियो में और नयाबी के पोर्टफोलियो में एक चीज कॉमन है, वो है पहले ही स्कीम यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड। हमारे पिछले कॉलर के पास भी यही स्कीम थी। इसके बाद हर में ये 2-2 हजार की सिप कर रही हैं। तो यूटीआई मोमेंटम 30 फंड में है, कोटक के मल्टी कैप में है, बंधन के अल्फा 50 फंड में है। तो 3 स्कीम्स इन्होंने बताई हैं। 2-4-6 हजार रुपए हो जाते हैं इससे। और इनकी एज अभी 25 साल है। 27 नहीं माफ कीजिएगा, 25 साल तक निवेश करेंगी। काजल जी की एज है 27। टारगेट है सर मुकेश सर, देखिए टारगेट 7 करोड़ 10% के स्टेप अप के साथ। अभी तो 3 ही स्कीम्स नजर आ रही हैं, यूटीआई मोमेंटम 30, कोटक का मल्टी कैप, बंधन का अल्फा 50, 6,000 की सिप कर रही हैं। क्या सलाह देंगे आप काजल को? तो काजल जी, धन्यवाद पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए। मेरे ख्याल से आपने भी अपना पोर्टफोलियो लगभग लास्ट ईयर स्टार्ट किया होगा, क्योंकि 3 स्कीम्स में से आपने 2 स्मार्ट बीटा फंड सेलेक्ट कर रखे। स्मार्ट बीटा वो फंड होते हैं, एक इंडेक्स फंड होते हैं जहां पे कोई फंड मैनेजर, एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता। वो एक फॉर्मूला के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और ये हुआ ये था, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। लास्ट ईयर जो फंड हाउसेस हैं उन्होंने काफी ज्यादा स्मार्ट बीटा फंड्स लॉन्च किए। ये नए टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं, नए हैं, बट इस चक्कर में हुआ क्या, एग्रेसिव मार्केटिंग के चलते काफी ज्यादा कंसंट्रेशन बिल्डअप हो गया। जैसे आपके पोर्टफोलियो में 66% आपके स्मार्ट बीटा में है। जनरली इतना हाई मैं रिकमेंड नहीं करता, 25% के आसपास ठीक रहता है। एंड तो उसमें मेरे को लगता है कि आपके पास थोड़े से एग्रेसिव फंड है, जैसे यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है और बंधन निफ्टी अल्फा 50, दोनों एग्रेसिव फंड है। स्मार्ट बीटा में भी 2-3 टाइप के आते हैं, कुछ कंजर्वेटिव वाले भी आते हैं जो कम गिरते हैं, बट आपके पास जो है वो ज्यादा गिरने वाले हैं। और तीसरा आपके पास कोटक मल्टी कैप फंड है। कोटक मल्टी कैप फंड एक बेहतरीन फंड है एंड उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाता है लार्ज, मिड, स्मॉल, तीनों में 25% होता है और 25% फंड मैनेजर कहीं भी कर सकता है। कोटक की टीम अच्छी है, कोटक की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कोटक मल्टी कैप आप डेफिनेटली कंटिन्यू करें। जो मोमेंटम मैंने बताया, एग्रेसिव फंड है, गिरेगा भी ज्यादा और चढ़ेगा भी ज्यादा, तो आप एक स्मार्ट बीटा फंड होल्ड कर सकते हो। बंधन निफ्टी अल्फा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मोमेंटम है, तो मेरे को लगता नहीं आपको एक और स्मार्ट बीटा की जरूरत है। आप उसमें अपनी एसआईपी बंद कर सकते हो और इसकी जगह आप एक इंडेक्स फंड, जो ब्रॉड इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड, उसमें आप एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। तो उससे आपको काफी ज्यादा अच्छा कवरेज मिल जाता है। इनफैक्ट मैं इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूंगा, आपको अगर एक ही फंड सेलेक्ट करना है तो एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड कर लीजिए। आपको कोई और फंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ये लो कॉस्ट पूरे मार्केट का आपको एक्सपोजर दे देता है। इसमें लार्ज कैप 70% आ गए, मिड कैप 20% आ गए और स्मॉल कैप 10% आ गए। तो इसमें अगर आप कर लेंगे
तो मेरे ख्याल से ये आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। अब जो आपने गोल किया है, 7 करोड़ गोल बड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है। गोल बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो अचीव होगा। मेरा मानना यह है कि कई बार लोग गोल सेट नहीं करते हैं। गोल आप सेट करिए, फोकस मत करिए कैसे होगा। मेरे को लगता है कि आप गोल पे अगर फोकस करेंगे वो कैसे ना कैसे होगा। करंट ऑफ कोर्स इस इनकम से आपको, जो अभी आप एसआईपी कर रहे हैं, उससे 7 करोड़ नहीं बनेंगे, बट आई एम श्योर, क्योंकि आप गोल पे इतना फोकस्ड हैं, आने वाले टाइम में जैसे से आपकी इनकम भी बढ़ेगी आप उसमें स्टेप अप और ज्यादा कर पाएंगी। तो जैसे से इनकम बढ़ेंगी आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं और फिर ये आपके गोल भी पूरे। ओके, और अब रवि जी से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ और मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ इस प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया कि आप रेगुलरली हमें देखते हैं और आप अभी निवेश शुरू करना चाहते हैं, राइट? अभी आपने शुरू कर दिया या फिर? नहीं, ये मैंने फंड सिलेक्ट किया है। मैं अपने पर्सनली निवेश करता हूँ, पर ये मैं अपने वाइफ के लिए इस गिरावट में स्टार्ट करना चाहता हूँ, नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। तो जिसमें आपने कहा है कि आप 2500 निवेश करेंगे वाइफ के लिए, जिसमें आपने रखा है कि ये अभी आपने किया नहीं, आप सोच रहे हैं कि इतने पैसे आप करेंगे। कोटक के मल्टी कैप में 2500, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 2500, इन्वेस्को के स्मॉल कैप में 2500, जेम के फ्लेक्सी कैप में 2500, कैनरा रोबेको के लार्ज एंड मिड कैप में 2500। ठीक कहा मैंने? ये वाइफ जो है निवेश शुरू करेंगी, ये शॉर्टलिस्ट है आपकी स्कीम? ये हम दोनों ने मिलके शॉर्टलिस्ट किया। अब इसी पे रहना है कि जो मार्केट कंडीशंस हैं अभी के लिए स्टार्ट करना होगा या थोड़ा वेट करके करें, और ये फंड सिलेक्शन अच्छा है कि नहीं। क्या करते हैं आप रवि जी? मैं तो आईटी फील्ड में हूँ। किसकी फील्ड में है? करता हूँ आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी में आप हैं, ओके। तो आपका सेपरेट पोर्टफोलियो है, ये वाइफ आपकी जो है वो निवेश करना शुरू करेंगे? जी मैम। ओके, तो सबसे पहले जो रवि जी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या क्या अभी सिर्फ शुरू करना चाहिए? क्योंकि मुकेश, बहुत सारे लोग अभी बाजार की वॉलेटिलिटी में जब नेगेटिव देख रहे हैं पोर्टफोलियो तो कह रहे हैं भाई सिर्फ क्या गलत हमने निवेश चुन लिया है, भाई क्या हो रहा है, ये अभी क्या होगा? तो ऐसे में रवि जैसे लोग जो अभी कह रहे हैं कि मैं 12,500 रुपए की सिप अपनी वाइफ के नाम से करना चाहता हूँ, स्कीम शॉर्टलिस्ट की है, उनके लिए राइट टाइम टू स्टार्ट होगा मुकेश? जी, आपने बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बोली कि मार्केट डाउन है, काफी लोग घबराए हुए हैं जो एसआईपी कर रहे हैं, हम क्या करें। इनफैक्ट जो अभी जनवरी का नंबर आया है उसमें जो नई एसआईपी रजिस्टर हो रही है उससे ज्यादा एसआईपी डिसकंटिन्यू हो रही है। जो रेशियो है वो 106% है। तो मतलब कि एसआईपी जो डिसकंटिन्यू हो रही है वो 6% ज्यादा हो रही है। ये पहली बार हुआ है और मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स जो पैनिक कर रहे हैं वो ज्यादा पैनिक कर रहे हैं और इस समय एसआईपी करने का जो टाइम है वो बेहतरीन टाइम है। इससे बेटर टाइम आपको नहीं मिल सकता। आप ये देखिए, आपने एसआईपी लास्ट ईयर करी, आपने जो सामान खरीदा मार्केट में, जो यूनिट्स खरीदे वो आपने महंगे खरीदे। आज आपको वही चीज 15 से 20% सस्ती मिल रही है, आपको सेल लगी हुई है, तो आप क्यों सस्ता नहीं खरीदोगे? जो अगर आप एसआईपी का अपना स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे उसमें देखिए जो आपकी नैव मिल रही है, आपको नैब आपको कम मिलती जा रही है और साथ में अगर आप यूनिट्स देखें तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो इस समय जब मार्केट डाउन है, आप ज्यादा यूनिट्स प्रोक्योर कर पा रहे हैं, आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहा है, तो आपको बल्कि एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए इस समय। अगर आपका कैश फ्लो अलाउ करता है, अगले 6 महीने 12 महीने आप एसआईपी बढ़ाइए, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, डाउन होती है, तो एसआईपी के लिए वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। तो रवि जी अगर इस टाइम में एसआईपी स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि वो एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं और कॉमन सेंस से इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं। तो रवि जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और इन्होंने जो पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है, सारी स्कीम्स अच्छी हैं, सारी स्कीम्स टॉप परफॉर्मिंग है। कोटक, एसबीआई और जितनी भी इन्होंने सेलेक्ट किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेएम हो, एचडीएफसी हो, तो मेरे को लगता है अगर ये इसमें कंटिन्यू करें तो इन्हें डेफिनेटली करिए, ज्यादा सोचिए मत, आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो बिल्कुल सही जा रहे हैं रवि जी, बिल्कुल शुरू कीजिए, सही समय है, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अपना निवेश जो है वो शुरू कर देना चाहिए, यही है राइट टाइम। ऑलराइट, अब लेते हैं सुनील शर्मा का क्वेश्चन। सुनील जी जो है वो डिफेंस पर्सनल है
और ये 25,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। 12 साल तक निवेश करने का इरादा रखते हैं। 25,000 को इन्होंने 5,000 रुपए करके 5 स्कीम में बांटी है। तो इनके पास है निप्पॉन का लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, कैनेरा रोबेको का स्मॉल कैप और बंधन का स्मॉल कैप। ओके, सो 3 स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं हमें। इसके अलावा एक मिड कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है, प्लस एक लार्ज कैप भी है। मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने सही डिवीजन किया है। अगर मैं बात करूं निवेश का होराइजन 12 इयर्स 12 साल है। क्या कहेंगे मुकेश, आपको कैसी लग रही है सुनील जी की ये प्लानिंग? ये ठीक लग रहा है आपको? और हाँ, 12 साल तक ये निवेश करने का इरादा रखते हैं, 10% से स्टेप अप भी करेंगे, विच इज रियली गुड आई थिंक। देखिए, अगर सुनील जी की हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने स्कीम्स अच्छी ली हैं। एक लार्ज कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी लिया है और 2 स्मॉल कैप लिए हैं। मेरे को लगता है कि स्कीम सारी अच्छी हैं, टॉप परफॉर्मिंग है। थोड़ी सी इसमें मेरे को प्रॉब्लम ये लगती है कि स्मॉल कैप में ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि लगभग 2 स्कीम्स ये स्मॉल कैप की ले रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि आपको 2 स्कीम्स की जरूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे एक ही कैटेगरी की ज्यादा स्कीम्स ले लेते हैं। उससे बहुत ज्यादा ना डाइवर्सिफिकेशन मिलता है ना बेनिफिट होता है। तो मेरे को लगता है इसमें से ये एक स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करें। बंधन स्मॉल कैप फंड ये सेलेक्ट कर सकते हैं और कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप की जगह ये कुछ और ऐड करें। ऐसे एसेट करें जिनका डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा बेटर होता है। जैसे मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर का इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड है। इसमें करता क्या है कि ये 70% गोल्ड में डाल रहा होता है, 30% सिल्वर में डाल रहा होता है। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड है एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। अब इस समय एडवांटेज ये है कि गोल्ड आने वाले टाइम में काफी उसका आउटलुक है वो स्ट्रांग है। वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि जो ट्रंप है वो टैरिफ लगा रहा है, अनसर्टेनिटी है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंडिया की, चाइना की, रशिया की, टर्की की, वो अपना गोल्ड खरीदते जा रही हैं। और दूसरा, यूएस अभी डॉलर बहुत स्ट्रांग है। जनरली जब डॉलर नीचे आता है तो कमोडिटी प्राइसेस चढ़ते हैं। तो गोल्ड का आउटलुक मेरे को लगता है कि अच्छा है, आप कर सकते हो। सिल्वर भी अच्छा है क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है अभी भी अट्रैक्टिव है। गोल्ड के प्राइस चढ़े हैं, सिल्वर इतना नहीं चढ़ा है। और दूसरा, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है जैसे एआई, इलेक्ट्रिक का। तो वो फंड आप करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। जैसे अभी भी मार्केट गिरी है तो गोल्ड और सिल्वर अच्छा चल रहा है। तो जब मार्केट डाउन होता है तो ये आपको अच्छा हेज देता है। तो मेरे ख्याल से आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम पायल मिश्रा जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। थोड़ा सा लंबा पोर्टफोलियो क्योंकि इन्होंने सिप भी किया है और लमसम भी किया है। तो पहले सिप लेकर आते हैं जो 40,000 की ये सिप कर रही हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 7,000 की सिप जा रही है। मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में 2,000 की सिप है इनकी। इसके अलावा इनकी जो तीसरी स्कीम है वो नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 1,000 की सिप इधर। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें अच्छा खासा रकम में 20,000 की सिप कर रही है। HSBC मिड कैप फंड 1,000, क्वांट का स्मॉल कैप फंड जिसमें 6,000 की सिप जा रही है। SBI का स्मॉल कैप फंड जो है इसमें भी 2,000 की सिप है। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड यहाँ पर भी 1,000 की सिप है। तो कुल अभी ये जो 40,000 की सिप है इसकी वैल्यू जो है वो 7 लाख पहुंच चुकी है। अब इनके हम लमसम इन्वेस्टमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो लमसम में पायल जी निवेश कर रही हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 58,000, ग्रो के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्होंने 10,000 की लमसम की है। ईडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ फंड में भी 8,000। ये जो है 10 साल के बाद रिटायर होने वाली हैं और 2 करोड़ का कॉर्पस जो है वो क्रिएट करना चाहती हैं। तो क्या ये 2 करोड़ के लिए सफिशिएंट है? स्टेप अप भी करेंगे अपने सिप्स को और क्या लमसम में अभी कुछ और इनको ऐड करना चाहिए? अलग अलग जो कर रही हैं लमसम वो ठीक है, सबको एक में कंसोलिडेट करें? क्या आपको लग रहा है? देखिए प्रियंका जी, अगर पायल जी का पोर्टफोलियो हम डिस्कस करें, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहली बात गोल का बात करते हैं। गोल इन्होंने बताया इन्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए एंड ये SIP भी कर रही हैं, स्टेप अप SIP भी कर रही हैं, लमसम कर रही हैं। तो एक क्लियर है कि पायल जी अपने गोल पे फोकस्ड हैं और इन्होंने बताया 10 साल में रिटायरमेंट करना चाह रही हैं। वो सिर्फ 34 साल की हैं, तो 44 में वो टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा गोल है। आजकल काफी लोग यंग रिटायर करना चाहते हैं। तो अगर हम करंट स्कीम ऑफ थिंग्स से देखें तो मेरे को लगता है थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहेगा। अब शॉर्टफॉल पूरा करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस समय अगर लमसम लगभग 75,000 या 1 लाख रुपए डाल सकते हैं
तो आप इसमें डाल दीजिए, तो वो गैप पूरा हो जाएगा। दूसरा जो आपका स्टेप अप एसआईपी है, वो 10% से आप बढ़ा के उसको लगभग अगर 15% कर लेती है, तब भी आपका गोल पूरा हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं बहुत बड़ा गैप है। अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करती रहेंगी और जब भी आपके पास कोई विंडफॉल आता है तो आप उसमें मार्केट में डाल दीजिए, तो गोल अपना बड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा। तो गोल में मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। दूसरा, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, एक मेरे को लगता है इन्होंने बहुत ज्यादा स्कीम्स ले रखी, 11 स्कीम्स ले रखी। पोर्टफोलियो इतना बड़ा है नहीं, इन द सेंस कि इतनी ज्यादा हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और 11 स्कीम्स बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहती। मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ पोर्टफोलियो को सिंपल रखिए, ताकि आप ट्रैक इजीली कर सके, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट नहीं होता। जैसे इनके पोर्टफोलियो में 4 स्मॉल कैप फंड है। अब वो 4 स्मॉल कैप फंड से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अभी डाउन टर्न में मार्केट गिरी है तो सभी एक साथ गिर रही है, चढ़ती भी तो वो एक साथ चढ़ती है। आपको 1 या 2 स्मॉल कैप फंड से हो जाता है, इनफैक्ट एक ही काफी होता है। वैसे इनके पास 2-3 मिड कैप फंड है, आपको इतना जरूरत नहीं है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे जरूरी नहीं आप स्कीम्स ऐड करें, सिमिलर स्कीम्स ऐड ना करें तो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स करें, ताकि अगर मार्केट डाउन है तो वो उस समय चल रही है या कुछ एडिशनल बेनिफिट ला रही है। तो इनके पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग इनको रिकमेंड करूंगा। कुछ स्कीम्स में मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये बंद कर दें। जो बंद कर दे, जैसे मैंने बोला, इनके पास 4 स्मॉल कैप फंड है, इसमें से कौन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप, ये इसमें आसानी से बंद कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है इन्हें जरूरत है। एचएसबीसी का मिड कैप फंड भी बंद कर दे और एडलवाइज का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी बंद कर दे, तो लगभग ये 5 स्कीम्स रिड्यूस हो जाती हैं। और 2 स्कीम मैं इनसे ऐड करने के लिए बोलूंगा। एक जो मैं इनको बोलूंगा, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट होती है, और यूएस की टेक कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज वहां इन्वेस्ट होता है। और इस समय भी आप देखिए, इंडियन मार्केट गिरता जा रहा, अक्टूबर से यूएस मार्केट ऑल टाइम हिट कर रहा है। तो जिनके पोर्टफोलियो बाहर भी होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन से उन्हें बेनिफिट आता है। तो फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यूएस के लिए भी बुलिश हैं और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी बुलिश हैं। यूएस के लिए इसलिए बुलिश है क्योंकि सारा टेक इनोवेशन जो है वो यूएस में हो रहा है। दूसरा, जो ट्रंप आ रहा है, वो जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, यूएस के लिए अच्छा कर रहा है। तो आने वाले टाइम में यूएस की इकोनॉमी अच्छी करनी चाहिए। एंड गोल्ड एंड सिल्वर का भी आउटलुक काफी स्ट्रांग है। तो स्कीम्स, आप इक्विटी को सिंप्लीफाई करिए, रिड्यूस करिए, और वो स्कीम्स ऐड करिए जिससे डाइवर्सिफिकेशन बेटर होता है। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपके पोर्टफोलियो में जो है ना गायब नजर आ रहा था, इसलिए मुकेश जी ने अच्छे से आपको समझा दिया है। प्लीज फॉलो हिज एडवाइस, क्योंकि इसलिए तो आते हैं एक्सपर्ट कि हम आपकी मदद कर सकें। अब मेरे साथ गणेश जुड़ गए हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन के जरिए। हेलो गणेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप, क्या करते हैं? यस मैम, मैं गणेश बोल रहा हूँ बेंगलोर से। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ और मेरा एज ए सीनियर रहता है। वेलकम टू मनी 9 गणेश। यस, थैंक यू। सो ये आपकी पहली नौकरी है या फिर आप पहले भी जॉब करते थे? इज दिस योर फर्स्ट? नहीं, ये मेरा सेकंड स्विच है, तो मैं अभी बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। ओके, और मैं देख रही हूँ आप 15,000 रुपए की सिप कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट? यस यस, करेक्ट। ओके, सो नाउ आई विल रीड आउट योर पोर्टफोलियो, फिर आप अपने क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। सो 15,000 की सिप कर रहे हैं कैनेरा रोबेको के ब्लू चिप फंड में, 3,000 की सिप जारी है गणेश की, निपॉन इंडिया के ब्लू चिप में 4,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000, क्वांट का स्मॉल कैप है 2,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 3,000। तो 15,000 रुपए इस तरह से इन्होंने 5 सिप्स में डिवाइड किया। अमाउंट्स अनइक्वल हैं, बट नेवरदलेस अमाउंट से ज्यादा मैटर करता है। मनीष, कि आपके गोल क्या है, क्यों निवेश कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, जरा बताइए। अभी जैसे कि मैं अभी 27 ईयर का हूँ, तो जैसे मार्केट के बारे में सोचता हूँ कि फ्यूचर में थोड़ा अच्छा खासा प्रॉपर्टी बन जाए, जैसे कि 1+ या 2+4। आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, क्या हम ऑडियो थोड़ा सा गणेश का बढ़ा सकते हैं प्लीज? हेलो, यस गणेश, नाउ Can you hear me? Yes. यस, नाउ आई कैन हियर यू Yes, क्लियरली। yes. बताइए, तो आपने हाँ, बताया 27 ईयर ओल्ड हैं। यस, आई एम 27 ईयर ओल्ड, बट ऐसा मेरा कुछ स्पेसिफिक गोल नहीं कि 1 करोड़ या 2 करोड़, बट रिटायरमेंट तक जो भी होगा 20 ईयर 25 ईयर जैसे कुछ अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए, तो वही है मेरा गोल। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आप श्योर है, राइट? करेक्ट, या 20-25 ईयर प्लस ऑल्सो आई कैन गो इट।
तो ये 15,000 को आप बढ़ाएंगे भी ना गणेश? श्योर। अभी लास्ट ईयर जब मैं कर रहा था, लास्ट ईयर के हिसाब से अभी मैंने 25% का इंक्रीमेंट लिया है। तो अगर जैसे जैसे मेरा बढ़ता रहे मनी तो 20% तक में मैं बढ़ा सकता हूँ, नॉट ओनली 10%। क्या बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप 27 साल के हैं और आप निवेश को इतने सीरियसली सोच रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं कम से कम 20 साल तक तो इस पैसे को नहीं छूऊंगा, इनफैक्ट इसमें और ऐड भी करूंगा। हैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड डिसीजन गणेश। आपकी उम्र में लोगों को लगता है ये 15,000 रुपये निवेश करने की जगह कहीं और कुछ खर्च हो जाए, लेकिन वेरी नाइस ऑफ यू। चलिए मुकेश, आई वुड वांट कि आप गणेश को बताइए कि वो जो कर रहे हैं वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ स्कीम्स, उस पर आपका कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए गणेश जी, काफी आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। जो आपका थॉट प्रोसेस है वो काफी क्लियर है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। प्रियंका जैसे बता रही थी, आप 27 साल के हैं एंड आपके दिमाग में क्लियर है कि 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि इक्विटी में जब आप एसआईपी करते हो, एक ही रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि लंबे टाइम के लिए करें। दूसरा स्टेप अप एसआईपी के लिए आप 25% से कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो आपकी सेविंग्स हो रही है वो कोशिश कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करें। तो मेरे को लगता है कि अगर आपके मैक्रो फंडामेंटल सही है, फिलॉसफी करेक्ट है, तो रिटर्न तो आ ही जाता है। पोर्टफोलियो देखिए आपने अच्छा बनाया है एंड मेरे को ये भी नहीं लगता कि कोई परफेक्ट पोर्टफोलियो कोई चीज है, क्योंकि मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं, कभी क्या चलता है कभी क्या चलता है। बट आपके पोर्टफोलियो में मैं आपको छोटे मोटे सजेशन दूंगा जिससे मेरे को लगता है थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। एक सजेशन ये है कि जैसे आपने क्वांटम स्मॉल कैप फंड लिया है, क्वांटम स्मॉल कैप फंड एक छोटा इंस्टीट्यूशन है, उसकी फंड मैनेजमेंट टीम इतनी ग्रेट नहीं है, परफॉर्मेंस भी ओके टाइप है। तो मेरे को लगता है आप उससे उसमें स्मॉल कैप में आप एसआईपी स्टॉप कर दीजिए और उसकी जगह बंधन का स्मॉल कैप फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे जो फंड मैनेजमेंट टीम है, रिकॉर्ड बेटर है, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न आना चाहिए। दूसरा, आपने देखिए 2 ब्लू चिप फंड किए हुए हैं सेलेक्ट, जो कि लार्ज कैप फंड है। मेरे को लगता नहीं आपको 2 लार्ज कैप फंड की जरूरत है। आप निपॉन ब्लू चिप को कंटिन्यू करिए और कैन रेबोको ब्लू चिप को आप स्टॉप करिए, और उसके बदले आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएस में इन्वेस्ट करें, यूएस की टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेरे को लगता है वहां से ग्रोथ अच्छी आना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहता है। तो उसके बदले आप फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ये चेंजेस कर लेंगे तो आपके पास ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, लार्ज कैप भी हो जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों हो जाएंगे, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मेरे को लगता है आप ये कंटिन्यू करिए, इसे भूल जाइए 15-20 साल के लिए, तो आपको रिटर्न काफी अच्छा आएगा। ऑलराइट, सो गणेश, बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। और अब हमारा एक सेगमेंट है वाक्या एनएफओ, एक नया एनएफओ जो स्ट्रीट में है, उसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स देते हैं, तो जुड़े रहिए वाक्या एनएफओ में, जानिए किस हम एनएफओ के बारे में बात करने वाले हैं। HSBC म्यूचुअल फंड लेकर आया है एक नया फंड, और इस फंड का नाम है HSBC फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एक प्योरली इक्विटी फंड है, लेकिन जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, यानी कि ये एक थीम को फॉलो करने वाला है और उस थीम के जरिए उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं। 6 फरवरी को ये एनएफओ खुला था और 20 फरवरी तक ये इस एनएफओ में आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ये रेगुलर निवेश के लिए खुल जाएगा। इसकी खास बात ये रहने वाली है, जब मैंने कहा कि फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी थीम को फॉलो करेगा, तो इसका निवेश होने वाला है बैंक्स में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम एनबीएफसी शॉर्ट में कहते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स में, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, डिपॉजिटरीज में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, फिनटेक फर्म। तो जो भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज आप यूज करते हैं, उन सब में इस फंड का निवेश होने वाला है। 20 फरवरी है आखिरी तारीख। और एक बार रिस्कोमीटर आपके लिए लेकर आते हैं और
ये रिस्कोमीटर एक बहुत अहम पैरामीटर होता है जो हर निवेश के पहले आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। हर कंपनी जब नए फंड को लाती है तो उसमें ये ज़रूर बताती है कि उसमें रिस्क कितना है, क्योंकि ये एक थीमैटिक फंड है, क्योंकि ये एक थीम को फॉलो कर रहा है। तो इस थीम का रिस्कोमीटर आपको नज़र आएगा वेरी हाई रिस्क जोन में है, यानी यहाँ पर जो है रिस्क बहुत होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब भी एक थीम को कोई फॉलो करता है तो उसमें साइकिल्स होते हैं और साइकिल्स में वो फंड जो है वो काम करने वाला है, और इसीलिए कंपनी ने पहले ही निवेशकों को बताया है कि ये इसमें रिस्क जो है रिस्कोमीटर में वेरी हाई कैटेगरी में रहने वाला है। लेकिन कंपनी का कहना है कि इस तरह की स्कीम में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। और क्योंकि मेरे साथ अल्फा कैपिटल के पार्टनर डॉक्टर मुकेश जिंदल जुड़े हुए हैं, तो एक क्विक उनका व्यू फाइनेंशियल सर्विसेज जो थीम है इस पर ले लेते हैं। मुकेश, मैं चाहूंगी आप जरा सा बताइए, जो फाइनेंशियल सर्विसेज थीम है ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सही चॉइस हो सकती है? अभी गिवन द मार्केट वोलेटिलिटी, क्या ये एक सही थीम हो सकती है? किस तरह से ये मूव करती है ये थीम, जरा सा हमें और जानकारी देंगे इस पर? देखिए प्रियंका, ये जो फंड लॉन्च हुआ है, जनरली फंड हाउसेस वो फंड लॉन्च कर रहे होते हैं जो थीम उस समय चल रही है। अब इंडिया में देखिए लास्ट 5-10 साल से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अनुमान ये है कि जितनी जीडीपी इंडिया की ग्रो करेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग उससे डबल ग्रो करेगा। तो ये जो फंड है, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कंपनीज लिस्टेड हैं या इंश्योरेंस के हैं, ब्रोकिंग के हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के हैं, जितने भी है माइक्रो फाइनेंस, ये उसमें इन्वेस्ट करेगा। मेरे हिसाब से आप पूछोगे, ये एग्रेसिव थीम है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, इनके साइकिल्स होते हैं। एंड अगर आप इसमें 10, 15, 20 साल के लिए कर सकते हैं। बट थीम्स फंड्स में होता क्या है कि आपको टाइमिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप डालते हैं और उसके बाद अगर आप उसको राइट टाइम में एग्जिट ना करें जब ऊपर होते हैं, तो ये प्रॉब्लम करता है। जनरली मेरा रिकमेंडेशन इन्वेस्टर्स को होगा कि 99% इन्वेस्टर्स को इसकी जरूरत नहीं है। आप डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके पास जो हैं, उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी है आपके लिए। डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर जो कोई थीम बेस्ड नहीं होते हैं, वहां पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है कि वो कोई भी स्टॉक उठा ले। तो अगर कल को फंड मैनेजर को लगेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक अच्छे हैं, तो वो अपने आप उस फंड में उठा लेगा और उसे एग्जिट भी कर लेगा। बट अगर आप 1% ऐसे हैं जो आपको लगता है बहुत एग्रेसिव है, आप वोलेटिलिटी से आपको कंफर्टेबल हो और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फाइनेंशियलाइजेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा करेगा, तो आप इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वाकई एनएफओ में हम डिस्कस कर रहे थे एचएसबीसी के इस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में। थैंक यू मुकेश, जो भी आपने जानकारी दी इसके लिए। अब हम कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर आते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियोज की भीड़ लग गई, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है। भगत जी का पोर्टफोलियो मैं सबसे पहले लेकर आती हूँ। बहुत देर से भगत हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं। भगत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ी सी लेट हो गया आपके सवाल तक आते आते। 70,000 रुपए की सिप कर रहे हैं भगत, और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 15,000 की सिप है। एचडीएफसी के मिड कैप फंड में 15,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी होल्ड करते हैं 15,000 की सिप। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड में 15,000 की सिप। कोटक के मल्टी कैप फंड में 10,000 की सिप। निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐड करूं या नहीं, इस पर आपकी सलाह चाहते हैं। तो 70,000 को इन्होंने जिसमें डिवाइड किया है, उसमें हमें दिख रहा है कि स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, इंडेक्स फंड है, जो ऑलरेडी इनके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो कह रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जोड़ूं या नहीं, एक और इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं। मुकेश जी, आपका क्या व्यू है यहाँ भगत जी के पोर्टफोलियो पर? देखिए, पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने जो किया हुआ है, पोर्टफोलियो बढ़िया बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे आपने बोला लार्ज कैप है निफ्टी नेक्स्ट 50 के फॉर्म में, मल्टी कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्कीम सारी अच्छी परफॉर्मिंग वाली है। नाउ इसमें मैं अगर हाईलाइट करना चाहूंगा तो एक इनके पास इन्होंने ऑलरेडी निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट किया है। तो अगर इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए मैं अगर समझाना कहूँ ये क्या चीज है। अच्छा सॉरी, इन्होंने खुद बोला है सर, एक बार मुकेश मैं एक करेक्शन करना चाहूँ। भगत जी ने कहा है कि नेक्स्ट 50 तो है, यूटीआई निफ्टी 50 नॉट नेक्स्ट 50 जो है उसको जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट 50 तो है उनके पास, तो यूटीआई निफ्टी 50 ऐड करना चाहते हैं। ओके, आप प्लीज आंसर कंप्लीट कीजिए मुकेश। देखिए, अगर मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच में, अगर सारी कंपनीज को
साइज के हिसाब से, जब मैं साइज बोल रहा हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें, तो जो पहली 50 कंपनीज होती है उसे हम निफ्टी कहते हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज हो गई। उसके नेक्स्ट जो 50 है, 51 से 100, वो भी लार्ज कैप कंपनीज हैं। एंड ये जो 100 का पूरा है, ये सारा लार्ज कैप हो गया। तो इन दोनों में निफ्टी जो जनरली होता है वो काफी स्टेबल, ब्लू चिप जायंट्स होते हैं उसमें, रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक, और सबसे स्टेबल इंडेक्स होता है। जब मार्केट गिर रही होती है तो निफ्टी सबसे ज्यादा गिरता है। जैसे इस समय भी अगर आप देखें, बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अक्टूबर से लेकर अब तक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी है, सबसे कम गिरता है। तो निफ्टी बहुत बेहतरीन इंडेक्स है। अब इनके पास ऑलरेडी निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़े एग्रेसिव कंपनीज होती है, बट उनमें रिटर्न का भी ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि कल को उनमें से निफ्टी 50 में जो टॉप में चली जाती हैं तो उनमें काफी स्कोप होता है उस चीज का। मेरा इनको सजेशन होगा कि इनको 2 फंड लेने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी 50 भी ले रहे हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ले रहे हो। आप एक टॉप 100 इंडेक्स फंड ले लीजिए जिसमें निफ्टी 50 भी आ जाएगा और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आ जाएगा। आप एक्सेस का टॉप 100 इंडेक्स फंड ले लीजिए जो कि एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, और उसमें दोनों कवर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं आपको 2 स्कीम्स की जरूरत है। तो वो कर लीजिए, और बाकी आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सब परफॉर्मेंस अच्छी है, आप इसे कंटिन्यू करिए, और ये एसआईपी करने का बहुत बढ़िया टाइम है, इस समय आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। ओके, और हम भाई एक क्वेश्चन पूनम जी का हम ले लेते हैं। सो पूनम ने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। वो 18,500 रुपए की सिप कर रही हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप चल रही है। निपॉन के मल्टी कैप में 4,000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,500 की सिप है। निपॉन के स्मॉल कैप में 2,000 की सिप, एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 1,000 की सिप, कैनेरा रोबेको में 1,000 की सिप, अच्छा कैनेरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड बैफ में 1,000 की सिप है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में 1,000 की सिप है। यूटीआई निफ्टी मोमेंटम 200 में 2,000 की सिप है। टारगेट है 2 करोड़, स्टेप अप करेंगी 5% से। अभी पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो है कुछ 4,67,000 रुपए, जिसमें कुछ लमसम निवेश भी इन्होंने किया है। 1,500 रुपए की सिप और करना चाहती हैं। सो 18,500 कर रही हैं, इसमें 1,500 वो और ऐड करके इसे टोटली 20,000 पर ले जाएंगी। तो क्या सजेस्ट करेंगे? ऑलरेडी जो स्कीम्स हैं इसमें ही कहीं ऐड करें, कुछ नया ऐड करें? इन्होंने निवेश जो है वो अभी पिछले साल 2024 में ही शुरू किया है। देखिए, अगर पूनम जी का पोर्टफोलियो देखें तो मेरे को लगता है इनके पास स्कीम्स अच्छी हैं। एक बात मुझे जो समझ में नहीं आ रही कि एलोकेशन अलग अलग स्कीम में अलग अमाउंट का है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में 1,000 रुपए का है, किसी में 4,000 है, किसी में 5,000 है। मेरे को लगता नहीं इतना फ्लक्चुएशन की इनको जरूरत है। थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई कर सकती हैं। इन्हें जो पोर्टफोलियो में जरूरत है, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जो कि एक अच्छा फंड है। एक्सक्यूज मी। निपॉन मल्टी कैप वो कंटिन्यू कर सकती हैं, जो कि एक अगेन एक अच्छा फंड है। इसके अलावा जो मोतीलाल का मिड कैप फंड है, मेरे ख्याल से एक ही फंड चाहिए, और निपॉन का स्मॉल कैप भी आपको काफी अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे को नहीं लगता आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की जरूरत है, और जो मोमेंटम है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो एग्रेसिव है। तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप एसआईपी स्टॉप करके आप निपॉन स्मॉल कैप में कर लीजिए, तो उससे आपका अच्छा कैप कवरेज हो जाएगा। जो बैफ है वो एक कंजर्वेटिव फंड है, जब मार्केट गिरेगा तो कम गिरेगा, तो उससे कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन होगा सब में आप बराबर कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपका हैवी एलोकेशन है। 20,000 में से लगभग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप में 90% तो 2 स्कीम्स में यहाँ जा रहा है, एंड बाकी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सब में बराबर एलोकेशन कर दीजिए, और एचडीएफसी स्मॉल कैप को आप हटा दीजिए। और मेरे को नहीं लगता आपको इसमें कोई नई स्कीम ऐड करने की जरूरत है। ज्यादा स्कीम्स ऐड ना करें। अगर आपको एसआईपी बढ़ानी भी है तो आप एग्जिस्टिंग फंड्स में ही आप बढ़ा लीजिए, तो उससे क्या है, पोर्टफोलियो सिंपल रहेगा, और ऑलरेडी आपका सिलेक्शन अच्छा है, तो कुछ और करने की जरूरत। ओके, चलिए अरुण जी का एक क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ अब यूट्यूब से। 21,000 रुपए की सिप अरुण कुमार कर रहे हैं, और इनकी सिप जारी है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 4,000, आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में 3,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 6,000, एचडीएफसी के मिड कैप फंड में 4,000, टाटा के स्मॉल कैप में 4,000, और 1 लाख इन्होंने लमसम किया है निवेश मेरे एसेट की ईएलएसएस में। 2 साल हो रहे हैं, तो अभी 1 साल और होगा लॉक इन इनका। सो ईएलएसएस को हम हटा देते हैं। 21,000 की सिप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, टाटा का स्मॉल कैप।
देखिए प्रियंका, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें, मेरे ख्याल से आज जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे इस इंटरव्यू सेशंस में, डिस्कशन में, सारे अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सारे इन्फॉर्म्ड हैं एंड ये जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं काफी अच्छा बना रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत है। जैसे अरुण जी ने एक निपॉन का लार्ज कैप फंड लिया हुआ है जो कि एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। इनके अलावा आईसीसी प्रू मल्टी एसेट फंड है, इसमें आपका इक्विटी, गोल्ड, डेट आ गया, काफी स्टेबल फंड है, मल्टी एसेट फंड, लेस रिस्की फंड है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी काफी अच्छा फंड है। तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें कुछ इनको चेंज करने की जरूरत है। एंड अगर ये इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये चलेगा। जो एचडीएफसी का मिड कैप फंड है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो कंटिन्यू करिए। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज कोई इसमें चेंज की जरूरत। ओके, सो एक सवाल बार बार नितेश हमें पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने वाकया एनएफओ में एक एनएफओ की बात की है। वो एंजल वन के निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का एक जो एनएफओ है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कैसा फंड है, क्या इसमें सिर्फ अभी शुरू करने का सही समय होगा? आपको क्या लगता है एंजल वन का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, मुकेश? देखिए, जो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है उसको हम समझते हैं वो कहाँ डालना है ना। जैसे अगर हम देखें इंडिया में जो है जनरली जो इन्वेस्टेबल मार्केट है वो टॉप 500 कंपनीज का है। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप हो गई, 101 से 250 मिड कैप हो गई और 251 से 500 की जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप हो गई। तो टोटल ये 500 कंपनीज हो गई और ये टोटल आपका मार्केट कैप हो जाता है। जनरली इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है कि वो लार्ज में भी डाल रहा है सेपरेटली, मिड में भी डाल रहा है, स्मॉल में भी डाल रहा है। तो जो टोटल मार्केट कैप वाला इंडेक्स फंड है वो सारे में आपको एक्सपोजर दे देता है और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि आपको अगर एक स्कीम करनी है, ज्यादा स्कीम से आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है और आपको मिड स्मॉल में भी अच्छा एलोकेशन चाहिए, तो मेरे को लगता है डाइवर्सिफाइड अच्छा फंड है और एक इंडेक्स फंड है तो लो कॉस्ट फंड है। तो इसमें आप डेफिनेटली ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये देखिए पहले ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थी नहीं एंड मेरे को लगता है कि एक अच्छा एनएफओ है, क्योंकि सारे एनएफओ भी खराब नहीं होते। ये बोलना गलत होगा कि सारे एनएफओ खराब होते हैं। जो नए वैल्यू ऐड करें, नई चीज लाएं जिससे इन्वेस्टर को फायदा होता है, उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करें और ये एक ऐसी स्कीम है। ऑल राइट मुकेश, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इसी के साथ आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। लगातार 1 घंटे से आप बोल रहे हैं, 600+ लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुकेश जिंदल, आपका फिर मुलाकात होती है जल्दी इस शो में। शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और जाते जाते एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि मनी 9 लेकर आ रहा है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का 3rd एडिशन मुंबई में। आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तो इसका क्या मतलब है? क्या आप हमारे इस समिट में जुड़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किन एक्सपर्ट्स को सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। वैसे इंडस्ट्री के कई दिग्गज, निवेश से जुड़े हुए कई बड़े नाम मुंबई में जुड़ेंगे मनी 9 के इस फाइनेंशियल फ्रीडम समिट के, और इसके बारे में मैं हर दिन कोशिश करूंगी आपको कुछ कुछ बताऊं। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सवाल यूं ही भेजते रहिए प्लीज। व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर हमें ईमेल भेजिए और यूट्यूब पर लाइव भी जुड़कर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। कल होती है मुलाकात एक और नए मेहमान के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मेरी सिर्फ मेरा सवाल।